students, today we are going to learn about pedigree analysis. Pedigree analysis is the analysis of several generations of a family with the help of tree diagrams, family tree diagrams. अब अगर अपन किसी फैमिली की पर्टिकुलर फैमिली है उसकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखें उसको और उसका फैमिली ट्री डायग्राम बना दें, फिर उसके बेसिस पे अपन स्टडी करें कि इसमें कितने मेंबर्स को कौन सी डिजीज़ है तो वो नहीं है, तो उसको कहेंगे पेडिग्री एनालिसिस। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या यूजेस है इसके, इससे अपन को पता चलता है कि मान लो कोई मेंबर है जो अफेक्टेड है किसी फैमिली में, तो उसमें वो अफेक्टेड जीन्स कहाँ से आए हैं, किन उनके जो एंसेस्टर्स थे उनके जहाँ से वो जीन्स आए हैं उसका पता चल जाता है। और साथ में पता चलता है कि फिर अगर ऐसे इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे तो फिर उनकी आगे आने वाली जो जनरेशन है उनमें कितने चांसेस हैं कि वो डिजीज़ उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी आएगी। तो पेडिग्री एनालिसिस तो क्या है, एनालिसिस करना, पहले पूरी फैमिली का ट्री डायग्राम बना देते हैं, फिर उसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को मार्क कर देते हैं, फिर पता चल जाता है उससे कि उनकी कौन से एंसेस्टर से वो डिजीज़ आई है, और साथ में फिर उनके चांसेस का पता चल जाता है कि अगर ये ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे आगे तो नेक्स्ट जनरेशन में कितने चांसेस है उस डिजीज़ कॉजिंग जीन की आने की। तो पेडिग्री एनालिसिस में स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करते हैं ट्री डायग्राम बनाने के लिए। कौन से सिंबल्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। बेसिक सिंबल्स ये हैं, इसमें मेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर्स का यूज़ करते हैं, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल्स का यूज़ करते हैं। अब मान लो किसी भी पर्टिकुलर जीन के लिए कोई मेल और फीमेल हेटेरोजाइगस है तब उसको शो करेंगे, फिर हाफ फिल कर देंगे, डार्क फिल कर सकते हैं, इसको कंप्लीट फिल कर सकते हैं, या फिर शेडेड कर सकते हैं, या फिर इसको लाइंस के थ्रू भी डिफरेंट मार्क कर सकते हैं। हाफ को मार्क कर देंगे यानी ये क्या है, हेटेरोजाइगस है मेल, तो ऐसे फीमेल हेटेरोजाइगस है तो ऐसे सर्कल के साथ शो कर देंगे। आप किसी इंडिविजुअल का सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो फिर उसको शो करेंगे इस इनॉर्मस सॉर्ट ऑफ फिगर से। अब अफेक्टेड इंडिविजुअल है कोई डिजीज़ के लिए, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, मान लो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को वो डिजीज़ हो रखी है तब उसको शो करेंगे फिर शेडेड से। अगर मेल है तो फिर शेडेड स्क्वायर से, फीमेल है तो शेडेड सर्कल से, और अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है उस इंडिविजुअल का तो फिर हीरोम्बस को फिल कर देंगे, तो वो होगा अफेक्टेड इंडिविजुअल। अब अगर दो इंडिविजुअल्स के बीच में मैटिंग हो रही है, क्रॉस हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तब उनको लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, एक को हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, तो ये मेल है ये फीमेल है, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे हैं, मैटिंग हो रही है, क्रॉस हो रहा है, ब्रीडिंग हो रही है, तो उसको फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करके शो करेंगे। अगर जो मैटिंग है वो कैसी है, कौन सा इंक्रीनियस मैटिंग है, इसका मतलब होता है मैचिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स। अगर कोई एक ही फैमिली के जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, कजिन्स हैं, या अगर कोई रिलेशन है रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मैटिंग हो रही है तब इसको शो करेंगे फिर डबल हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब पेरेंट्स विद देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो ये पेरेंट्स हैं दो जिनके बीच में मैटिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्टेड है। अब इनके इंडिविजुअल्स को शो करना है आफ्टर रिप्रोडक्शन, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उनको शो करने के लिए फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसके नीचे फिर उन इंडिविजुअल्स को शो कर देते हैं। यानी ये पेरेंट्स हैं, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ये हैं। इनमें से फर्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर वाइज, तो फर्स्ट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो फीमेल है और सेकेंड जो है वो मेल। ऐसे कितने भी हो सकते हैं, पूरी लाइन में अपन शो कर देंगे। लेफ्ट टू राइट चलेंगे, सबसे पहले जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब पेरेंट्स विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड, अब पेरेंट्स से जिनके बीच में मैचिंग हुई और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, ये ऑफस्प्रिंग है अफेक्टेड, तो उसको फिल कर दिया, शेड कर दिया। अब ये मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल ले लिया बस मेल चाइल्ड को शो करने के लिए अफेक्टेड। अब ऑफस्प्रिंग से जिनका सेक्स अब यहाँ पे 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं। अगर अपन को अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स को शो करना है और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग है सारे अनअफेक्टेड हैं, उनको शो करने के लिए फिर इतने सारा बार बार ये सिम्बल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका यूज़ ही नहीं है, सारे अनअफेक्टेड है तो तब बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मेल है और फीमेल है, इसलिए उनको डायरेक्ट फिर इससे शो कर देते हैं, रॉम्बस बना के उसके बीच में नंबर लिख दो कितने इंडिविजुअल्स हैं ऐसे, तो 5 इंडिविजुअल हैं तो 5 लिख दो, 6 into 6 लिख दो, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर बहुत सारे हैं तो इनको इतने सारे अलग अलग लिखने के बजाय एक रॉम्बस के बीच में नंबर से डिनोट कर सकते हैं कितने इंडिविजुअल हैं जो अनअफेक्टेड है, कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं जो अनअफेक्टेड है।
तो ये सिंबल्स है जिनका यूज़ करते हैं फैमिली ट्री डायग्राम बनाने के लिए, पेडिग्री बनाने के लिए। तो इस पेडिग्री का एनालिसिस करते हैं जिससे पता चल जाता है कि जो डिजीज़ जो इंडिविजुअल मेंबर है किसी फैमिली में, तो उनमें वो डिजीज़ किन से आई है और उनकी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में कितने जाने के उस डिजीज़ के चांसेस हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका क्वेश्चन आता है, पेडिग्री दे देते हैं, तो ये पेडिग्री है, सिंबल यूज करके डायग्राम बना दिया, पेडिग्री है। इसका एनालिसिस करना है तो क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रॉ योर कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पेडिग्री। इस पेडिग्री का एनालिसिस करके कंक्लूजन निकालना है कि इस पेडिग्री से अपन को क्या क्या पता चलता है। इस पेडिग्री से पता चल रहा है कि ये जो डिजीज इंडिविजुअल है इसमें शो किया हुआ है, ये दो जो इंडिविजुअल हैं, ये फीमेल एंड मेल, ये डिजीज है, इनको कोई भी डिजीज हो रही है जिससे ये अफेक्टेड है। अब ये डिजीज फीमेल को भी हो रही है और मेल को भी हो रही है, तो इससे अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो डिजीज़ है वो सेक्स लिंक्ड नहीं है। अगर सेक्स लिंक्ड होती है डिजीज़ तो फिर पर्टिकुलर फीमेल को या मेल को ही होती है और दोनों को नहीं होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो डिजीज़ दोनों इंडिविजुअल को हो। तो दोनों को हो रही है यानी ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये ऑटोसोम लिंक्ड है, यानी नॉर्मल जो क्रोमोसोम है उसमें जो जीन्स है उनमें एबनॉर्मलिटी इसकी वजह से हो रही है वो डिजीज़। तो ये से चीज़ फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला कि जो डिजीज़ है वो ऑटोसोम लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड नहीं है। रीज़न क्योंकि वो फीमेल एंड मेल दोनों ऑफस्प्रिंग्स को हो रही है। सेकेंड से कंक्लूजन निकलता है कि ये कैसी है डिजीज़, ऑटोसोमल तो है, साथ में ही जो इसके लिए जो जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ के लिए वो रेसेसिव है। रेसेसिव है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं ये अफेक्टेड नहीं है। अगर मान लो कोई जीन है जो पर्टिकुलर डिजीज कॉज करता है, ले लो ए जो डोमिनेंट, अब ये अगर डिजीज कॉज करेगा तो ये ए कंडीशन में भी डिजीज कॉज करेगा, ए कंडीशन में भी डिजीज कॉज करेगा, और सिर्फ ये कंडीशन होगी जब भी डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो अगर पेरेंट्स में डिजीज होती तो ये होता फिर डोमिनेंट। अगर डोमिनेंट होता तो फिर ये भी डिजीज होता, इसमें भी कैपिटल आ रहा है, और ये भी डिजीज होता इसमें भी कैपिटल आ रहा है। पर ये पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है और सिर्फ इनके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं। तो मेंडल ने कहा था कि जो रेसेसिव एलील होता है वो अपने आप को हाइड करके रखता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ज़रूरी नहीं है करेगी, पर वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो इनमें ही एक्सप्रेस नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है वो जीन, यानी वो है रेसेसिव। अगर वो डोमिनेंट होता तो फिर पेरेंट्स भी अफेक्टेड होते, सिर्फ इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग्स है वो अफेक्टेड नहीं। तो एक चीज़ से पता चल गई कि कैसा है ये ऑटोसोम लिंक्ड है। सेकंड पता चल गया कि कैसा है रेसेसिव, क्योंकि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, सिर्फ जो नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए वो अफेक्टेड। तो ऐसे ही पेडिग्री दे देंगे, उसका एनालिसिस करना है, उससे पता लगाना है कि क्या क्या उस डिजीज़ के बारे में क्या क्या पता चल रहा है अपन को। तो डिजीज़ जो है उसके बारे में पता चल गया, ऑटोसोम लिंक्ड है एंड रेसेसिव। सेकंड एग्जांपल,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द पेडिग्री शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया एंड गिव रीजंस फॉर इट इज सेक्स लिंक्ड एंड कॉज्ड बाय एक्स लिंक्ड जीन। अब क्या है, ये पेडिग्री है, इसके लिए हीमोफीलिया डिजीज़ के लिए क्वेश्चन में दे दिया। अब हीमोफीलिया डिजीज़ के बारे में अपन को ऑलरेडी नॉलेज है कि हीमोफीलिया डिजीज़ जो होती है वो सेक्स लिंक्ड होती है, यानी उसके जो जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं और उनसे मेनली मेल्स अफेक्टेड होते हैं। फीमेल्स सिर्फ कैरियर की तरह वर्क करती हैं, वो खुद अफेक्टेड नहीं होती, पर उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी उनमें उनके अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। और जब वो हेटेरोजाइगस स्टेज में होंगी उस पर्टिकुलर जीन के लिए तभी उनमें डिजीज़ होगी, अदरवाइज उनमें डिजीज़ नहीं है। तो होमोजाइगस होंगी रिसेसिव एलील के लिए, तब उनमें डिजीज़ होगी, अदरवाइज उनमें डिजीज़ नहीं होगी। अब इसको स्टडी करना है, तुमको बताना है कि क्यों कह सकते हैं अपन कि क्या है सेक्स लिंक्ड है, क्योंकि इनसे जो इंडिविजुअल्स अफेक्ट हो रहे हैं वो मेनली मेल्स। ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है, ये भी मेल है, ये भी मेल है एंड ये भी सेक्स लिंक्ड क्यों है, क्योंकि जो मोस्ट इंडिविजुअल्स हैं जो इस डिजीज से अफेक्टेड हैं वो मेल्स हैं। अब नेक्स्ट कि ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक क्यों है, क्योंकि इसमें जो फीमेल्स हैं वो अफेक्टेड नहीं है, कैरियर्स की तरह वर्क कर रही हैं, उस जो जीन है, जो डिफेक्टेड जीन है उसमें कैरी कर रही हैं और उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फिर वो अफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये इन दोनों पेरेंट्स में क्रॉस हुआ तो ये इंडिविजुअल जो है ये अफेक्टेड आया, तो ये जो इसकी सिबलिंग है, जो फीमेल चाइल्ड है, ये अफेक्टेड नहीं है और ये वाली जो फीमेल चाइल्ड है ये अफेक्टेड नहीं। अब इसकी मैटिंग हुई एक किसी अदर मेल के साथ, अब ये भी अफेक्टेड नहीं है। अगर ये अफेक्टेड नहीं है और इसमें भी वो डिजीज़ जीन नहीं होता तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सारे नॉर्मल होते हैं। इनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उनमें भी जो मेल था वो अफेक्टेड था, यानी ये कैरी कर रही है उन जीन्स को जो आगे जाके जो इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें वो डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। और साथ में ऐसे ही इसमें मेल अफेक्टेड नहीं है, यानी मेल से नहीं आ रही वो डिजीज़, मेल तो अफेक्टेड ही होते हैं, कैरी नहीं करते, तो मेल से तो आ ही नहीं रही, तो कहाँ से आएगी डिजीज़, कहाँ से आई, इसमें अपन को पता चल जाएगा ये कहाँ से आई, इसके जो फीमेल पेरेंट है वहाँ से आई, वो डिजीज़ के जीन को कैरी कर रहा है। हीमोफीलिया में एक एक्स क्रोमोसोम की किसी जीन में म्यूटेशन की वजह से डिजीज़ कॉज होती है। अब ये एक एक्स क्रोमोसोम में जो नॉर्मल है, अब जिसमें म्यूटेशन हुआ उसको फिर XX से शो करते हैं, इसमें ये जीन्स हीमोफीलिया। अब जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये दोनों प्रेजेंट होंगे, 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, दूसरा वाला अफेक्टेड है। तो इसमें ये वाली जो फीमेल्स होंगी हेटेरोजाइगस जो होंगी, एक्स जो एलील जो जीन है हीमोफीलिया की उसके लिए, तो ये सिर्फ उस जीन को कैरी करेंगे, उस डिजीज़ को कैरी करेंगे कि अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि उनमें नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है। अगर ये भी हो जब हीमोफीलिया वाला ही अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम ही हो, जब ये होमोजाइगस स्टेज में है तभी जाके जो फीमेल्स हैं वो अफेक्टेड होंगी। तो ये कंडीशन बहुत रेयर होती है, ऐसा नहीं होता यूजुअली। इस कंडीशन में ये जो फीमेल थी ये कैरियर थी, तो जब इस वाले गैमेट के साथ ऐसे 2 गैमेट्स बनेंगे, फिर अब जब ये वाला गैमेट फ्यूज होगा मेल गैमेट के साथ, तब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा फिर वो होगा अफेक्टेड। अब इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम में जो डिजीज्ड है ये डिजीज शो करेगा। इसमें 2 थे तो ये वाला सही से वर्क कर रहा था, डिजीज शो नहीं हुई। इसमें सही वर्क करने के लिए कोई एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, इसलिए इसमें फिर आगे चल के डिजीज शो होगी। तो ये पेडिग्री एनालिसिस क्या रीज़न दे रहा था कि तो सेक्स लिंक्ड है, तो सेक्स लिंक्ड है क्योंकि इसमें मेल से अफेक्टेड हो रहे हैं। सेकंड ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है, तो एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है क्योंकि फीमेल्स यहाँ पे कैरियर की तरह वर्क कर रहे हैं। ये था पेडिग्री एनालिसिस। इसकी यूजेस क्या होते हैं, तो मेन यूज तो बता ही दिया। अदर यूजेस helps in genetic counseling to avoid disorders। अब इसमें क्या करते हैं, जो पेरेंट्स होती है उनकी पेरेंट्स जो होते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि इनके ऑफस्प्रिंग्स में कितने चांसेस है किसी डिजीज़ के होने की, कितने चांसेस नहीं है। तो जेनेटिक जो काउंसलिंग है उसमें हेल्प करता है पेडिग्री एनालिसिस।
इट शोज़ द ओरिजिन एंड फ्लो ऑफ अ ट्रेट इन अ फैमिली। अब ये बताता है कि जो ट्रेट है, कोई डिजीज़ ट्रेट है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से ओरिजिन हुआ उसका। अपन कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल है, उसका देखेंगे इसके पेरेंट्स कैसे थे, कि पेरेंट्स के पेरेंट्स कैसे थे, कि उनके पेरेंट्स कैसे थे। पता चल जाएगा इससे कि जो डिजीज़ है वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। सेकेंड चीज़ पता चल जाएगी उसका फ्लो कैसे हुआ, किन किन इंडिविजुअल्स में आया, कैसे फ्लो हुआ। फिर आगे जाकर पता चल जाएगा, फिर वो अपन को पैटर्न पता चल जाएगा कैसे फ्लो हो रहा है। और आगे उनके जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी, उसमें उस डिजीज़ के होने के कितने चांसेस होंगे वो पता चल जाएगा। इट प्रेडिक्ट्स द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। अब इसमें क्या होता है, इससे पता चल जाता है, इसकी बताता है, शो करता है कि जो क्लोज इंडिविजुअल होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं, उनके बीच में मीटिंग या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हार्मफुल क्यों होता है। अब मान लो कोई फैमिली है, अब इसमें कोई रेसेसिव डिजीज़ है जो रेसेसिव एलील की वजह से हो रही है। अब इसके इंडिविजुअल होंगे, अब वो रेसेसिव एलील की वजह से हो रही है। इससे ज़रूरी नहीं है कि सारे ही इंडिविजुअल अफेक्टेड हो, क्योंकि रेसेसिव जो एलील्स होते हैं वो अपना कैरेक्टर सिर्फ होमोजाइगस स्टेज में शो कर पाते हैं, तो उनके चांसेस डिजीज़ के होने के कम होते हैं। अब मान लो कोई डिजीज़ है, इसमें ये जो स्मॉल ए है ये कॉज कर रहा है उस डिजीज़ को, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में ए अपना इफेक्ट शो करेगा और डिजीज़ को नहीं होने देगा। ऐसे ही मान लो ये इंडिविजुअल है दूसरा, ये भी हेटेरोजाइगस है, तो इसमें डिजीज़ नहीं होगी। अब ये मान लो रिप्रोडक्शन में पार्ट लें किसी और इंडिविजुअल के साथ जो नॉर्मल है, तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे ही नॉर्मल होंगे। ए और इससे गैमेट प्रोड्यूस होगा ए। अब ये इससे फर्टिलाइज हो तब भी ए जो इंडिविजुअल होंगे वो नॉर्मल होंगे, इनसे जो प्रोड्यूस हो वो भी नॉर्मल होंगे। तो अगर इंडिविजुअल जो रिलेटेड नहीं है आपस में, ये रिलेटेड नहीं थे, ये नॉर्मल है, ये हेटेरोजाइगस है, इसमें जीन तो है उस डिजीज़ के लिए, पर वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा क्योंकि नॉर्मल ए यहाँ पे डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। अब इनमें जब नॉन रिलेटेड इंडिविजुअल्स में क्रॉसिंग होगी तब उस जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उनमें डिजीज़ होने के कम चांसेस रहेंगे। बट अगर दो रिलेटेड इंडिविजुअल में ही मीटिंग हो गई, इन दोनों में रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, इनमें ऑफ मीटिंग हो गई, अब इनसे जो गैमेट बने ए, इससे गैमेट बना ए। अब मान लो इनमें मीटिंग हो जाए, तो इसमें डिजीज इंडिविजुअल प्रोड्यूस होने के चांसेस भी होंगे। अब देखो ये वाला जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया होमोजाइगस स्टेज में है, इसलिए ये कैसा होगा, इसमें वो डिजीज़ होगी क्योंकि ये जो स्मॉल ए एलील है वो डिजीज़ कॉजिंग एलील है, ये डिजीज़ कॉज करेगा। और कैपिटल ए एब्सेंट है, इसलिए जो नॉर्मल इफेक्ट है वो शो नहीं होगा, सिर्फ डिजीज इफेक्ट ही शो होगा, वो डिजीज़ भी इस इंडिविजुअल को हो जाएगी। तो अगर जो इंडिविजुअल है मीटिंग में पार्ट ले रहे हैं वो नॉन रिलेटेड हों या फार रिलेटेड हों, तब उनके ऑफस्प्रिंग्स में डिजीज़ होने के कम चांसेस होते हैं। पर एक ही फैमिली ट्री, एक ही फैमिली के मेंबर्स जो पहले से ही कैसे हैं उस डिजीज़ के लिए हेटेरोजाइगस है, मान लो उस फैमिली में कोई डिजीज़ कॉजिंग एलील प्रेजेंट है पूरे पेडिग्री में, तो ऐसे इंडिविजुअल अगर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर दें, रिलेटेड इंडिविजुअल अगर मीटिंग करें, तो फिर उनसे जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगी उनमें वो डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हार्मफुल होती है मीटिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स। Next use, it is important to know the possibility for the expression of recessive allele that can cause genetic disorder like color blindness, hemophilia, etc. अब इससे पता चल जाता है पॉसिबिलिटी, मान लो कोई फैमिली ट्री है, कोई फैमिली है जिसके अंदर एलील है, कोई रेसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो अपन उसका पता लगा सकते हैं कि उस रेसेसिव एलील के एक्सप्रेशन के कितने चांसेस हैं, किन किन ऑफस्प्रिंग में वो रेसेसिव एलील अपना इफेक्ट शो कर सकता है, तो अपन पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च। तो इन सब रीजन की वजह से ये जो मेडिकल रिसर्चर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं, पेडिग्री का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं।